सामान्य तौर पर पेट की जब भी किसी को कोई समस्या होती है ना, तो जांचों के लिए जो जो कराया जाता है सब करा लिया हमने। सोनोग्राफी करा ली, ठीक आ रही है। एंडोस्कोपी करा ली, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। सीटी एंटेरोग्राफी करा ली, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब डॉक्टर तो डेफिनेटली ये कहेंगे ही कि भाई आ ही नहीं रही कोई समस्या, तो फिर हम इलाज किसका करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सिम्टम्स जो होते हैं वो बीमारी के बारे में ज़्यादा बताते हैं बजाय रिपोर्ट्स के। तो आपको अभी एज ऑफ नाउ सिम्टम्स क्या क्या फील हो रहे हैं? सिम्टम में सर हमारे पहली तो बात है सर, लूज मोशन रहता है। मोशन लूज रहता है, मतलब बिल्कुल लूज नहीं है, लेकिन मीडियम मान सकते हैं आप, सेमी सॉलिड। ठीक है। म्यूकस रहता है। हाँ। और सर यूडीएफ भी कभी कभार हमें देखने को मिलता है। यूडीएफ देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब ये कॉन्स्टेंटली रहता ही रहता है। ठीक है। और सर मोशन हम जाते तो फिलहाल अभी पिछले 25-26 दिन से एक बार ही है। अगर हो सके तो मतलब 2 बार जा रहे हैं, 2-3 दिन, पिछले 2-3 दिन से। अच्छा, 2 बार जब जाते हैं तो दूसरी बार थोड़ा मरोड़ होके मोशन आता है क्या? नहीं सर, पेट में इस एरिया में आपको सब दिखाते हैं, ये नाभि के नीचे मेरा जब भी सर कुछ भी भारीपन होगा, दर्द होगा, तो नाभि के नीचे ये वाला एरिया रहेगा। कुछ भी अगर सर हम खा लेंगे तो गैस लगेगा कि गैस जो है भर गई यहाँ, मतलब ऊपर वाला कोई सिस्टम कुछ है ही नहीं सर। नीचे नाभि के नीचे इस एरिया में भारीपन रहेगा सर। और सर जब हम खाना खाएंगे सर, उस समय खाना खाते खाते कम से कम 10 बार गैस रिलीज होनी है। खाना खाते खाते होती है। अच्छा, ये गैस के साथ होती है, एनस से बाय एनस गैस रिलीज। बाय एनस मतलब गैस रिलीज होगी, उसके बाद लगेगा कि थोड़ा रिलैक्स मिला, फिर दोबारा से गैस बन जाती है। मतलब भारीपन कॉन्स्टेंटली रहता है सर। और सर एक बात है कि दर्द जो है, आप मान के चलो सर जी कि दर्द हमेशा हल्का हल्का मतलब सहनीय रहता ही रहता है। वो भी सर यही रहेगा नाभि के नीचे नीचे। अच्छा, इसमें अपने कोलोनोस्कोपी नहीं कराई है अभी तक? कोलोनोस्कोपी नहीं कराई। तो एक तो कोलोनोस्कोपी कराने की आवश्यकता है, क्योंकि नाभि के नीचे की तरफ दर्द आ रहा है जी, और म्यूकस आ रहा है कभी कभी अगर स्टूल के साथ जी, और कभी कभी यूडीएफ आ रहा है। जी, मरोड़ कभी कभी या दर्द भीना भीना हमेशा बना रहता है। जी, तो इसके एक तो आईबीएस होने के भी चांस हैं और आईबीडी होने के भी चांस हैं। हमने अपर एंडोस्कोपी करा ली। जी, अपर एंडोस्कोपी में स्टमक और डियोडिनम तक तो कुछ आया नहीं, जी, लेकिन ये हो सकता है जेजुनो इलियाइटिस हो, क्योंकि जो एरिया है अपना वो जेजुनो इलियाइटिस, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है 3 पार्ट, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। तो जेजुनो इलियाइटिस का मतलब है कि जेजुनम और इलियम में सूजन है। और जेजुनो इलियाइटिस का मतलब क्रॉन्स डिसीज होता है, आईबीडी का एक टाइप है। हाँ, जैसे क्रॉन्स डिसीज बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा आप पूरा देखोगे तो उसमें एक टाइप है जेजुनो इलियाइटिस। जी सर, सीटी एंट्रोग्राफी में नहीं आती है चीज। अब सीटी एंटेरोग्राफी में बेसिकली आ जानी चाहिए थी जी, लेकिन सीटी एंटेरोग्राफी में अगर सूजन या बाकी चीज़ें निकल करके नहीं आई हैं तो इसके चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन हो सकता है। दूसरा, एक जो थोड़ा सा ज़्यादा जिसकी तरफ संदेह जाता है वो है आईबीएस। आईबीएस में सीटी एंटेरोग्राफी में भी कुछ नहीं आएगा, सीटी स्कैन में भी कुछ नहीं आएगा, एब्डोमिनल सीटी भी सर शायद है। हाँ, नहीं आएगा कुछ उसमें, और कोलोनोस्कोपी में भी कुछ नहीं आएगा, एंडोस्कोपी में भी कुछ नहीं आएगा। तो यही तो टेस्ट हैं पेट के। अब इन सारे ही टेस्ट में जब कुछ नहीं आ रहा है तब फिर देखा जाएगा, तो फिर क्या है, तब फिर कहा जाता है कि ये फंक्शनल डिसऑर्डर है, एनाटॉमिकल नहीं है। फंक्शनल का मतलब फिजियोलॉजिकल, मतलब जो फंक्शन होता है आंतों का उसमें गड़बड़ी है, और आंतों के फंक्शन में गड़बड़ी है, इसका मतलब आंतों का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन। तो एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन दोनों रुकेंगे। तो एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन अगर दोनों रुकेंगे, ऐसे केस में सबसे ज़्यादा फॉलोअप जो है ना वो करना पड़ेगा, किसी ऐसे खाने को खाया जाए फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता हो। और सबसे बढ़िया तरीका है,
आप फ्रूट्स पे शिफ्ट हो जाओ। अपन पहले 21 दिन का करके देखेंगे। आईबीएस जैसी कंडीशन जो होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कभी कभी मल जो है वो ऐसा पास होता है कि आईबीएस, जैसे मैंने अभी बताया था कि आईबीएस 2 टाइप का होता है, कॉन्स्टिपेशन और एक डायरिया, और एक होता है एम टाइप जिसमें कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों मिक्स होके कभी कभी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी डायरिया है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया। हाँ सर, कभी बन के भी आता है वो सर। हाँ, और जो है कभी कभार जो है बिल्कुल लूज नहीं रहेगा, सेमी सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड रहेगा। तो अब इसका प्लान ऑफ एक्शन इस बीमारी को ट्रीट करने का जो रहेगा वो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप तो खाने में वो खाओ जो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता हो, और फ्रूट से जल्दी डाइजेशन और किसी चीज का नहीं होता। लेकिन अकेले फल 21 दिन तक खाना अगर संभव हो तो एक बार के लिए आप इस रूटीन पर आ जाओ। अब क्या होगा कि केवल डाइट से आईबीएस ठीक हो सकता है क्या? तो केवल डाइट तो नहीं डेफिनेटली एक्सरसाइज इसका रोल रहेगा। और एक्सरसाइजेज में क्या? एक्सरसाइजेज में बहुत सिंपल रूटीन कि आप सवेरे सवेरे टहलना और प्राणायाम को प्रेफर करो, और आंतों की चाल को बढ़ाने के लिए तो योगा फॉर गट मोटिलिटी, तो योगा फॉर गट मोटिलिटी इंप्रूवमेंट जो है कुछ आसन है, योगा फॉर इंडाइजेशन वाले आसनों का उपयोग अपन कर सकते हैं। तो योगा फॉर इंडाइजेशन बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, पूरा वीडियो है, उसमें इंडाइजेशन के लिए कुछ आंतों की ताकत को बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक आसन कराए हैं, और कैसे करना है ये बताया है करा के, तो उनको देख के कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं लिख के दूंगा सारा। ठीक है, फिर प्राणायाम, प्राणायाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो वॉक हम करेंगे वो 50 मिनट होगी। अब वो 50 मिनट की वॉक में 5 किलोमीटर नहीं तो 4 किलोमीटर कवर कर लो, धीरे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे टाइम मुंह में पानी भरा रहेगा, मुंह में पानी भर के चलना है। अब वो मुंह में पानी भर के क्यों चलना है? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि 50 मिनट पूरा प्राणायाम हो आपका। तो जब मुंह में पानी भर के चलोगे तो मुंह बंद रहेगा, फिर आपको मजबूरन नाक से सांस भरनी पड़ेगी। सर मेरे साथ क्या होता था कि जैसे मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, हाँ, तो मैं जैसे मुंह में पानी भर के, अब जैसे सर्दियों का मौसम था, हाँ, तो मैं सुबह जाता था तो ठंडी हवा लगती थी तो मुझे छींक आ जाती थी। हाँ, तो वो पानी वो रास्ते उसके में लिए अपन कहते हैं कि नाक में घी डाल के करो इस प्रोसेस को। तो नाक में अच्छे तरीके से घी लगाओ, मालिश करो नाक की, और उसके बाद इसको करो। कंपैरेटिवली 2, 5, 7 दिन में ये खत्म हो जाएगी समस्या। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा जैसे एक तो डाइट हो गई, तो इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप? एक तो डाइट हो गई, दूसरा एक्सरसाइज हो गया, तीसरा नेचुरल ट्रीटमेंट हो गया, चौथा आपको क्या नहीं करना है इसका ध्यान रखना पड़ेगा, और पांचवा क्या क्या आपको अपनी जीवन शैली में नियमों पे बंध जाना है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला ध्यान तो ये रखना है कि आप मैदे से बनी चीजें बिल्कुल जीरो कर देना। दूध से बनी चीजें जो हैं उसमें छाछ, पतली और दही खाया जा सकता है। इसके अलावा दूध और दूध से बनी मिठाइयों से बिल्कुल दूर दूर तक नाता खत्म कर दो अभी कुछ समय के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप खाने में जो भी खाओगे, फिलहाल के लिए 21 दिन के लिए अगर संभव हो जाए तो केवल फल खा लो, सबसे बढ़िया तरीका है। और अगर ऐसा लगे कि हम अकेले फल से तो 21 दिन नहीं निकाल पाएंगे, हमको तो बहुत तेज भूख लगती है, या हम तो नहीं रह सकते, बहुत भूख लगती है, तो फिर दूसरा ऑप्शन आएगा कि आप अपने पूरे दिन के रूटीन में 60% फल खाओ, जब भी भूख लगे फल खा लो, और 3 बार आप सिर्फ खिचड़ी खाओ। खिचड़ी, हाँ, सिर्फ खिचड़ी। अब वो खिचड़ी कैसी होगी? वो खिचड़ी होगी, आप दाल और चावल को कम से कम 8 घंटे गला के छोड़ोगे। जैसे अगर सवेरे खिचड़ी बना रहे हो तो रात को गला दो, दोपहर में बना रहे हो तो सवेरे जगते ही गला दो, और शाम को बनाना है तो 10 बजे 11-12 बजे के आसपास बना दो, गला दो। तो लगभग 8 घंटे के आसपास पानी में भीग जाए मूंग और चावल, तो वो अपने आप ही गल जाएंगे, पानी में गीले हो जाएंगे, गल जाएंगे ना। उसके बाद उनको खिचड़ी के रूप में बनाओ आप। ठीक है, खूब सारी सब्जियां डालो,
अच्छे तरीके से खुले में उबालो, जी और सब्जियां जो डलेंगी वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं डलेंगी। हमको अभी फिलहाल के लिए केवल ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज करना है। तो लौकी, टिंडा, परवल, कद्दू, तोरई अब आ नहीं रही है बेसिकली, तो लौकी, टिंडा, कद्दू और परवल, ये 4 चीजें हैं। इनका उपयोग हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खिचड़ी के लिए उपयोग में लेंगे इसको, और इसके अलावा फलों का उपयोग करेंगे। अब फल हम जब भी हमको भूख लगे हम फल खा लेंगे, और फल भी अच्छी क्वांटिटी में खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फल सर कौन कौन से? फल कौन से खाएंगे? फलों में हम अनार पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। हम अंगूर भी खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अंगूर बहुत खट्टे होंगे तो नहीं खाने, ध्यान रखना है। सीताफल खाया जा सकता है, चलेगा, सीताफल मिल जा रहा है आजकल, मिल रहा है। इसके अलावा नाक खाया जा सकता है, नाक बहुत अच्छा है, जो नाशपाती जैसा होता है। फिर आप अमरूद खा सकते हो, अमरूद चलेगा। अमरूद अगर डाइजेस्ट नहीं हो, थोड़ा पचने में भारी लगे, तो थोड़ा सा उसमें काला नमक मिला के खा लो, वो चलेगा। इसके अलावा पपीता अगर दूसरे फल के साथ खा रहे हो तो 2 फल मिला करके पपीते को साथ में थोड़ा सा मिला के खाया जा सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सेब को खा सकते हैं, तो सेब को छील करके, तो ये फल हैं, इनमें से कोई भी 2 फल एक बार में आप खा लो। बनाना नहीं खा सकते? केला अभी थोड़े समय के लिए रुक जाओ, केला नेक्स्ट में रखेंगे अब जी इसको। और अगर जैसे केला अगर छोटा वाला मिल जाए, वो चित्तीदार केला आता है ना, छोटा केला, जी। पतला बिल्कुल बारीक छिलका होता है जिसका, वो केला भी खा सकते हो, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि बेशक फल हैं, लेकिन इनको भी कम से कम 50-60 बार मुंह में चला करके ही अंदर ले जाओगे, ठीक है। खूब लार के साथ में ये फल अंदर जाए, ये विशेष ध्यान रखना है। और कोशिश करो कि अगर हम जैसे फल की क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हैं, तो फिर फल के आसपास पानी का उपयोग नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ पहले और बाद में? हाँ, पहले बाद में पानी का उपयोग नहीं करेंगे। कम से कम 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद? हाँ, कम से कम 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद का रख लो, ठीक रहेगा। पानी हम 7-8 गिलास पूरे दिन में पी लेंगे तो वो भी पर्याप्त है, क्योंकि हम ज्यादा मात्रा में फल खाएंगे। जी हम अपने टोटल बॉडी वेट का लगभग 3% के आसपास, जैसे अगर हमारा वजन 60 किलो है तो हम 1.25 किलो के आसपास फल पूरे दिन में खाएंगे, ठीक रहेगा। अब 2 फल एक बार में, और दिन में 3 से 4 बार खा लोगे, तो 3 से 4 बार, अगर आप 4 बार भी खा रहे हो तो भी अपन 450 ग्राम के आसपास फल एक बार में खा सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा। इसके बाद दिन में 3 बार हम थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खा लें। अगर जैसे मान लो हमको लग रहा है कि भूख लग रही है और हम केवल फलों पे सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो 3 से 4 बार हम खिचड़ी खा लेंगे, जिसमें एक बार हम 10 बजे खिचड़ी खा लें, 9:30 बजे, एक बार हम 12-12:30 बजे खिचड़ी खा लें, और एक बार हम शाम को 6 बजे खिचड़ी खा लें, ठीक है। इसके आसपास फिर हम फलों का उपयोग, जैसे भी जब भी हमको टाइम मिले, भूख लगे, हम फलों का उपयोग कर सकते हैं। फिर जो व्यायाम है वो हमने सवेरे टहलना, आसन और प्राणायाम कर लिया, शाम को टहलना और प्राणायाम कर लिया, ठीक है। अब ट्रीटमेंट की बारी आती है। तो ट्रीटमेंट में इस समस्या का सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट होता है पेट का गर्म ठंडा सेक और मिट्टी की पट्टी। दिन में 2 बार हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मिट्टी की पट्टी अभी बहुत ठंडा है तो नहीं हो पाए, तो पेट का गर्म ठंडा सेक करके ठंडे पानी का गीला तौलिया पेट पर 20 मिनट के लिए छोड़ दो। इससे जो इरिटेशन आंतों में आ रहा है, और वो इरिटेशन इसलिए आ रहा है कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है ना, कोई जैसे अभी एक मूवी बनी थी बीच में, अतिथि तुम कब जाओगे या ऐसे करके थी ना, कि परेश रावल जी थे उसमें, वो जा नहीं रहे थे चाचा जी, तो उनको भेजने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आंतों में खाना पड़ा हुआ है, निकल नहीं रहा है ना, तो आंतें इरिटेट होती हैं उससे। तो वो इरिटेशन कब ठीक होगा? जब खाने का पाचन ठीक होगा। और खाने के पाचन को ठीक करने के लिए खाने को चबाना और ऐसा भोजन लेना जो जल्दी पच जाता है, वो सबसे ज्यादा सहायक माना जाएगा। तो ये चीजें बिल्कुल ठीक होना चालू हो जाएंगी। गर्म ठंडा सेक में कितनी देर ठंडा, कितनी देर गर्म? 2 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 5 बार रिपीट करके इसको फॉलो अप पर रखना है। खाली पेट? हाँ, खाली पेट मतलब एक बार सवेरे खाली पेट और एक बार शाम को खाने के पहले कर लेंगे, तो ये बढ़िया रहेगा। इसके अलावा और कोई चीज जो समझनी हो? सर चावल जैसे क्या होता है, डाइजेशन में इजी रहता है या फिर
मुश्किल होती है चावल। चावल डाइजेशन में इजी है, रोटी पचते से- तो जल्दी रोटी हैं, से- रोटी से जल्दी पचते हैं, रोटी से डेफिनेटली जल्दी पचते हैं। अगर ये पूरा फॉलो अप कर लेंगे तो ये समस्या धीरे धीरे करके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।